रिसेंटली एक डेटा एनालिटिक्स फर्म ने एक एनालिसिस किया कि कितने स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, एंड इट विल शॉक यू दैट नियरली 38 lakh students prepare for UPSC every year. 38 lakh students prepare for UPSC. Out of these 38 lakh, 10 lakh appear for 10 lakh fill the यूपीएससी फॉर्म। यूपीएससी सीएससी का फॉर्म जो है वो करीब 10 लाख लोग बस भरते हैं, और इस 10 लाख में से 5 to 6 lakh अपीयर। द ड्रॉप आउट रेशियो is massive and hard to believe, honestly. 38 lakh students are preparing and appearance is less than 1/6. This is the condition of your UPSC preparation. अब इस डेटा से मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूं, why there are so many people preparing for UPSC but only few are appearing. The reason is very simple. UPSC happens in 3 stages. Number 1 is prelims, number 2 is mains, number 3 is interview. Most of the people have the realization about the importance of answer writing to get your name in the final list. लेकिन इसके बाद भी वो आंसर राइटिंग स्टार्ट करने में उनके अंदर एक इनर्शिया रहता है. They have a slight hesitation about the answer writing process. And the reason is very simple. आज जब ये वीडियो मैं 2026 में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब आपके पास मोर देन 100 ऑफ रिसोर्सेज हैं, रिलायबल रिसोर्सेज हैं, जहां से आप इनपुट लेकर अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो. But wait a minute, I have talked about input लेकर, but what about the output? Answer writing is something which requires output. और इस आउटपुट के बीच में कुछ बैरियर्स होते हैं. बैरियर्स का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे when you start doing answer writing, when you sit for answer writing, many of us go blank. ठीक है, हम सभी तो नहीं, कुछ कुछ हम में से लोग जो ब्लैंक हो जाते हैं, या फिर we take a lot of time. इसके अलावा भी we write a lot of content, or we write what we know rather than what the examination or the question paper has asked. ठीक है, और इन सब के बीच में एक रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ये है कि आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, और इस आर्ट को मास्टर करने के लिए आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए. गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज ऋषभ, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग के आर्ट की बात करें तो आंसर राइटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पर्टिकुलर स्टेप्स. ये 5 स्टेप क्या हैं, जिसको मैं पंचामृत मॉडल बोलता हूं. ये 5 स्टेप्स हैं: इंट्रोडक्शन, कंटेंट, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, कंक्लूजन. अब ये इतना सब कुछ बता दिया, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो, आपका जो आंसर है वो 3 पार्ट में होता है. वो 3 पार्ट क्या है? फर्स्ट इज इंट्रो, सेकेंड इज बॉडी, थर्ड इज कंक्लूजन. ये 3 पार्ट में जो आपका आंसर है, मोस्ट ऑफ अस नो दिस, बट इस बॉडी पार्ट को कैसे लिखना है, इस इंट्रो को में क्या लिखना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टार्टेड द आंसर राइटिंग. मैं बताना चाहूंगा, जो कंटेंट है, स्ट्रक्चर है और प्रेजेंटेशन है, दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ योर बॉडी पार्ट. इन सभी चीजों पे स्टेप बाय स्टेप काम करके यू कैन इंप्रूव द आंसर राइटिंग, यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. बिफोर गोइंग इनटू द बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग, एक बार मैं आपको बता दूं कि आपको यूपीएससी में शीट कैसे मिलती है. यूपीएससी में आपको एक A4 शीट मिलती है, जिसमें एक आपको इस पूरे बॉर्डर्स के बीच में लिखना होता है. आपका जो राइटिंग स्पेस है वो इतना ही होता है. इस पूरे राइटिंग स्पेस में यू नियरली गेट 70 to 90 वर्ड्स पर पेज टू राइट. 70 से 90 वर्ड आपको मिलते हैं पर पेज लिखने के लिए, और इतने वर्ड्स के बेसिस पे ही आपकी वर्ड लिमिट क्वेश्चन की नियरली दे हैव फिक्स्ड. अब इस बात पे एक फोकस दीजिएगा, दीज 2 स्पेसेस
आर फॉर इवेल्युएटर। एग्जामिनर के लिए है ये स्पेस कि वो मार्क्स कहाँ देंगे, रिमार्क्स कहाँ देंगे। आपको मार्क्स और रिमार्क्स एग्जामिनर यहीं पे देता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द स्पेस इज फॉर यू टू राइट अप टिल द वेरी लास्ट, ठीक है। इस A4 शीट से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि योर आंसर शुड फॉलो अ प्रॉपर फ्रेमवर्क, बिकॉज आपके पास यहाँ पे दो लिमिट लग गई है। पहली है टाइम की लिमिट, 3 घंटे का पेपर होता है आपका जीएस का, वो 3 घंटे का जीएस ऑप्शनल का पेपर आपको कंप्लीट करना होता है। दूसरा है स्पेस की लिमिट, यू कैन सी द क्लियर बाउंड्री, दिस इज योर स्पेस लिमिट। इस स्पेस के अंदर ही आपको लिखना होता है, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग। पहला मैंने आपको पॉइंट बताया था इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक्स की बात करेंगे, बिकॉज इफ यू वांट टू सक्सीड यू नीड टू स्टार्ट फर्स्ट। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक जो तरीके हैं तीन, द फर्स्ट वन इज डेटा। आपके पास किसी जो आपके कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन में पूछे हुए या जो टॉपिक पूछा हुआ है उससे रिलेटेड आपके पास डेटा होना चाहिए, वो भी रीसेंट डेटा होना चाहिए, लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, दिस ईयर, इसके आसपास का डेटा होना चाहिए। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज डेफिनीशन एक्सप्लेनेशन। जो भी कीवर्ड आपसे पूछा गया है, जो भी एग्जाम आपके क्वेश्चन में कीवर्ड सेट किया गया है उसकी डेफिनीशन या फिर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एंड द थर्ड वन, द नोटोरियस वन विच वी कॉल करंट अफेयर्स। मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये देख लो, करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट करंट अफेयर्स यू कैन नॉट हैव द डाइवर्सिटी ऑफ इंट्रोडक्शन। कहीं कहीं पे करंट अफेयर्स आप यूज करके अपने इंट्रोडक्शन को और डाइवर्स बना सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जा सकता है। क्वेश्चन सिंपल है, इसका इंट्रोडक्शन बस समझेंगे एक बार। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, डिस्कस इट्स इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी एंड इकोलॉजी। देखो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा है, उसके इफेक्ट्स पूछा है सोसाइटी और इकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। केवल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने पीछे बोला था आपसे कि डेटा, डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन या फिर करंट अफेयर्स, इन तीन तरीकों से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। मैंने कहीं से बहुत महंगे वाले सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए थे, अनलिमिटेड प्रोग्राम होता है आंसर राइटिंग का, मैंने वो सब्सक्राइब किया एंड आई एग्जॉस्टिवली यूटिलाइज दैट रिसोर्स। एक प्लेटफॉर्म है कन्वर्ट आईएएस, जो उनके चेक होके रिव्यूज आते थे, मैं उनको बड़ी सीरियसली लेती थी। Convert IS, the timely and quality checking of Convert IS एक साइट आती है कन्वर्ट आईएएस करके। Convert IS, I would recommend anyone to use this platform. मैंने 2 मेंस लिखे हैं, दोनों में ही मैंने कन्वर्ट आईएएस का इवैल्यूएशन ज्वाइन किया था। कन्वर्ट आईएएस को काफी रेगुलरली फॉलो किया था और काफी अच्छा फीडबैक उसमें, उससे काफी हेल्प हुई और काफी प्रॉम्प्ट रिप्लाई रिस्पॉन्स आया था। 24 आवर्स में मुझे चेकिंग मिल जाती थी। थैंक यू टीम कन्वर्ट आईएएस। मैंने दोबारा कन्वर्ट आईएएस में ही एनरोल किया था क्योंकि मैंने क्वालिटी मैंने पर्सनली देख रही थी कि टेस्ट सीरीज वर्सेस कन्वर्ट वाला। Convert IS really helped me with, right? Because I was writing answers on a regular basis and getting them evaluated in the field. My GS score jumped from 384 marks in my previous attempt to 420 marks in this attempt. One of the most important reasons for me to improve on this was Convert IAS. I was a part of Convert IAS GS evaluation program. They helped me identify my mistakes and align my preparation with the demand of UPSC. So I thank Convert IAS for that. Here I would like to express my heartfelt gratitude to the Convert IS team. Quick evaluation as well as providing an affordable form of program has definitely helped in following my answer writing skills. After I was not able to clear my mains, I decided to enroll myself in Convert IS, really credible evaluators. तो देखो डेटा से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हैज इमर्ज्ड एज द डिफाइनिंग इन्वायरमेंटल चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी। पहले भूमिका बना दी, फर्स्ट वी हैव गिवन द कॉन्टेक्स्ट एज ग्लोबल वार्मिंग बीइंग द 21st सेंचुरी मेजर चैलेंज। उसके बाद बताया विद ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग नियरली 1.1 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, ठीक है। 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज कर चुका है।
अब ये तो हो गया फर्स्ट तरीका, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट वे ऑफ इंट्रोडक्शन, डेटा से इंट्रोड्यूस कर दिया। व्हाट अबाउट द सेकंड वे? सेकंड कौन सा तरीका है? इट इज डेफिनेशन, ठीक है, या फिर एक्सप्लेनेशन। ग्लोबल वार्मिंग is the accelerated rise in global temperatures from pre-industrial times due to excessive anthropogenic greenhouse gas emissions। तो ब्लैंक हो गया, इतना बड़ा सेंटेंस लिख दिया। तोड़ते हैं इसको। ग्लोबल वार्मिंग को बोल रहा है एक्सेलरेटेड राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, मतलब ग्लोबल टेम्परेचर हो सकता है बढ़ता घटता हो। जब ह्यूमंस प्रॉपरली सिविलाइजेशन के फॉर्म में आए थे उससे पहले आइस एज चल रही थी, ठीक है, तो आइस एज से हम अभी जो प्रेजेंट अपनी सराउंडिंग में आए हैं तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग हुई होगी, आइस मेल्ट हुई होगी, तभी ना इतना ढेर सारा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिला, ह्यूमंस का सिविलाइजेशन स्टार्ट हो पाया, एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया मेजरली ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो बोल रहा है एक्सेलरेटेड राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। प्री इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले की बात हो रही है, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब 1750 से पहले, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ योर ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो मोस्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल टाइम्स ड्यू टू एक्सेसिव एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशन। देखो ग्रीन हाउस गैस इमिशन इज अ वेरी नेचुरल फिनोमिना, लेकिन इट बिकम्स एंथ्रोपोजेनिक मीन्स मैन मेड। तो ये मैन मेड ग्रीन हाउस गैस इमिशन आपको देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो तेजी से हो रही है, ग्लोबल टेम्परेचर एक्सेलरेटेड पेस से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में वो जो सरफेस होता है, जो आसपास की सराउंडिंग होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स वाला एंगल लेते हैं एक बार को। विद 2023 to 2025 emerging as the hottest 3-year period on record, global warming has become an immediate developmental and ecological crisis। इन्होंने बता दिया 2023 से 2025 के जो 3 साल गए हैं, ये 3 जो हैं लगातार 3 सबसे हॉटेस्ट ईयर्स हैं, सबसे ज्यादा गर्म साल हैं, ठीक है। और ये डेटा किसका है? ये करंट अफेयर, ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट है WMO की, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो, ये हो गए इंट्रोडक्शन की बात। 3 तरीके से मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया, डेटा, डेफिनेशन और करंट अफेयर्स। अब देखो कंटेंट की बात देखो, शुड बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। क्या हम पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिख सकते? Still students are qualifying by writing in paragraph, short paragraph, but points के फॉर्म में इसलिए क्योंकि exception cannot be the rule। Understand, most of the students who are getting selected, who are succeeding in such examinations, they are writing in point form और proper visibility रहती है, plus chain of thoughts जो हैं वो अच्छे से बने रहते हैं, ठीक है। So points is the preferable format for doing answer writing। Should focus on fulfilling demand of the question। ये क्या बोल दिया मैंने? फुलफिलिंग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में जो पूछा है उस पे फोकस करना है, लिखना है। अब बता रहा हूं कैसे लिखना है उसको, देखो, शुड राइट व्हाट इज आस्क्ड रेदर देन व्हाट यू नो। देखो द डिफरेंस बिटवीन knowing how to write and trying how to write is that when you know how to write, you know what is asked। क्या पूछा गया you know, and when you are trying to write, you don't know what is asked, you know whatever knowledge you know, you kind of unload it, ठीक है। whatever knowledge you know, you kind of unload it on the answer, ठीक है, and which is not the right way। this is the right way, this is the wrong way, ठीक है। point format, write a concise argument plus supplement with examples, data, diagram, flowchart। देखो what I mean by saying this is that whenever you are writing the points, you write one argument, then you give example, ठीक है, और you can give a data set, or you can make a simple diagram। Let us say we are talking about financial inclusion। हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं अगर,
तो यहां पे हम क्या बना सकते हैं, जैम ट्रिनिटी। यहां पे डायग्राम भी लिख लो, इन तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। जैम ट्रिनिटी मतलब जनधन अकाउंट, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। इन तीनों की जो ट्रिनिटी बनी हुई है, इन तीनों की जो ट्रिनिटी बनी हुई है, ठीक है, इन तीनों की जो ट्रिनिटी बनी हुई है, इन इसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पा रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पा रहा है। ये एक डायग्राम हो गया। ईदर यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ पीएम जन धन योजना, दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। ठीक है, यहां पे आप एग्जाम्पल बोल सकते थे, इसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। और यू कुड कोट अ डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, यहीं से एक डेटा उठा के आप कोट कर सकते हो। एग्जाम्पल यहां से डेटा एक कोट कर सकते हो कि 55 करोड़ प्लस पीपल हैव गॉट जनधन अकाउंट। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये एक डेटा हो गया, और इसके साथ ये एक डायग्राम हो गया। ये एक डायग्राम हो गया। ठीक है, दीज 3 थिंग्स यू कुड हैव इजिली फॉलोड। ठीक है, चलो अब एक बार देख लेते हैं फॉर्मेट में कि आपका व्हाट यू नो वर्सेस व्हाट इज आस्क्ड, इसमें डिफरेंस क्या है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बहुत सिंपल, किसी एक स्टार्टिंग कैंडिडेट है जिसने स्टार्ट कर रहा है एस्पिरेंट, ये इसने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री विच इंश्योर्स प्रॉपर गवर्नेंस। लिखा तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया थोड़ा सा। ठीक है, ये बता तो दिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, बट अब इसके बारे में देखो, इसने बताया नहीं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। यहाँ पे लिख रहा है राइट्स, गवर्नेंस, जस्टिस, ये सब चीजें लिख रहा है। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ये यहाँ पे बता रहा है, इस्टेब्लिशेस फ्रेमवर्क, फंडामेंटल राइट्स मेंशन करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सारी बात करता है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करता है। दीज पॉइंट्स आर नाइस, दीज पॉइंट्स आर ओके, बट जो एग्जामिनर से आपकी एक्सपेक्टेशन है, दीज पॉइंट्स डू नॉट फुलफिल इट। ठीक है, दीज पॉइंट्स डू नॉट फुलफिल इट। अब इधर वाले बच्चे की कॉपी देखते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बता रहा है, सोर्स ऑफ लॉज विच गवर्न द एक्शंस ऑफ द सिटीजंस फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। प्रॉपरली डिफाइन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, जो कि एक्शंस को गवर्न करता है सिटीजंस के, जो कि फॉलो क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। अच्छे से डिफाइन किया, ठीक है, डिफाइन कर दिया। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अच्छे से बता रखा है कि एक सॉवरेन स्टेट इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा स्टेट जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता हो। आर्टिकल 1 to 4 का मेंशन किया है, जहां पे स्टेट अपनी बाउंड्री को एडजस्ट कर सकता है। इंडिया अपनी बाउंड्री को एडजस्ट कर सकता है, इंटरनल बाउंड्री को, एक्सटर्नल बाउंड्री को भी एडजस्ट कर सकता है, और इंडिया इज फुल्ली कैपेबल ऑफ इट। इसके बाद बोला है टू इंश्योर मिनिमल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सिटीजंस रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग सोशल कोहेशन। इस तरह का कॉन्टैक्ट, मिनिमम जो कॉन्टैक्ट आपके सिटीजन्स के बीच में होना चाहिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करता है। ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करता है, जिसकी वजह से एक सोशल कोहेशन हो, एक सोशल यूनिटी हो, जिसको आप बोलते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंटेन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। इसमें देखो आर्टिकल 51A दिया हुआ है, रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल्स। फंडामेंटल ड्यूटी का पहली ड्यूटी दी है कि नेशनल सिंबल्स को रिस्पेक्ट करना है। जैसे ही आपने नेशनल सिंबल को रिस्पेक्ट करना शुरू किया, आपने एक नेशनल आइडेंटिटी को सपोर्ट किया, और जैसे ही आपने नेशनल आइडेंटिटी को सपोर्ट किया, आप और मैं एक कॉमन आइडेंटिटी के पार्ट हो गए। ठीक है, रिलेट हो गए, हम कोरिलेट हो पाए, और इसकी वजह से हमारे बीच में सोशल कोहेशन अब पॉसिबल है।
टू बिल्ड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। ये बोल रहा है कि पहले तो मोनार्की थी या फिर कॉलोनियल पावर्स थी, अब यहां पे क्या बोल रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट, मतलब जहां पे लीडर्स अपने अपने चीफ को चुनते हो, जहां पे आपके लोग जो हैं वो अपने लीडर्स को चुनते हो, सिटीजन्स आर चूजिंग देयर लीडर्स, प्लस रिपब्लिक का मतलब जहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है, इट इज नॉट सम किंग और क्वीन, वो मोनार्की नहीं है, हेरिडिटरी पावर नहीं है, द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो इलेक्टेड। ठीक है, प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होता है, इलेक्टेड बाय द एमपीज टू प्रोवाइड राइट्स प्रोवाइड करने की। ये एक थोड़ा अच्छा तरीका है जहां पे एग्जाम्पल दे रहा है, कोट कर रहा है आपके सब्जेक्ट से। दिस इज अ वेरी स्टार्टिंग वे, मतलब ये स्टार्ट के लिए ठीक है, बट दिस इज अ वे जहां पे आप आंसर्स को आर्ग्यूमेंट दे रहे हो और उसको एग्जाम्पल से या फिर फैक्ट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, एग्जाम्पल से उसको कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रो देख लिया, कंटेंट देख लिया, अब बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बॉडी के स्ट्रक्चर में मैंने लिख रखा है यहां पे कुछ माइक्रो क्वेश्चन 1, माइक्रो क्वेश्चन 2, ठीक है, और वे फॉरवर्ड। माइक्रो क्वेश्चन 1 2 क्या है, देखो जब भी आप पीछे के क्वेश्चन से देखो, पीछे के क्वेश्चन पूछा था मैंने, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, डिस्कस इट्स एफर्ट्स इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी एंड इकोलॉजी। तो ये माइक्रो क्वेश्चन 1 हो गया था क्या, ये माइक्रो क्वेश्चन 1 हो गया, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। फिर डिस्कस इट्स इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी एंड इकोलॉजी, क्या ये माइक्रो क्वेश्चन 2 हो गया था, इफेक्ट्स जो है माइक्रो क्वेश्चन 2 हो गया था। तो ये माइक्रो क्वेश्चन 1 और माइक्रो क्वेश्चन 2 हो गए। इसके अलावा जब आपसे पूछा गया डिस्कस इट्स इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी एंड इकोलॉजी, इसके अलावा आपको क्योंकि ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, वे फॉरवर्ड लिखना था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक प्रॉब्लम है, और एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला आपका माइंडसेट होना चाहिए। इसलिए वे फॉरवर्ड लिख के आप वो दिखाओगे कि आई डू हैव द माइंडसेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, चलो देखो माइक्रो क्वेश्चन 1 क्या है, एक्सप्लेन द कीवर्ड एंड स्टार्ट गिविंग आर्ग्यूमेंट्स। जैसे यहां पे ग्लोबल वार्मिंग पीछे के क्वेश्चन ने पूछा था, ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद स्टार्ट गिविंग आर्ग्यूमेंट्स, प्रेफरेबली पॉइंट वाइज फॉर्मेट। फिर से याद दिला रहा हूं, पॉइंट वाइज लिखने का अपना फायदा है। देखो क्या है, पहला जैसे आर्ग्यूमेंट कोई दिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो आर्ग्यूमेंट दिया कि राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें एग्जाम्पल दिया कि 1.1 डिग्री सेल्सियस जो है ऑलरेडी बढ़ गया है, डेटा से कोई एग्जाम्पल दे दिया। आर्ग्यूमेंट 2 दे दिया ग्लोबल वार्मिंग में कि राइज इन सी लेवल भी उसका एक पार्ट है, राइट, सी लेवल भी उसका राइज होना भी एक पार्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। उसका एक एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे बांग्लादेश जो है एंड मोस्ट ऑफ द आइलैंड कंट्रीज आर क्विकली गेटिंग सबमर्ज्ड, बहुत तेजी से सबमर्ज हो रही हैं क्योंकि ओशियन का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है तेजी से। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा मिक्सअप कर सकते हो कि एग्जाम्पल की जगह डेटा दे सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन में जैसे मैंने पीछे समझाया था वैसा कर सकते हो आप। ठीक है, आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन में ऐसे समझाया था ना, डायग्राम एग्जाम्पल डेटा, वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, अब माइक्रो क्वेश्चन 2 क्या था, डिस्कस इट्स इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी एंड इकोलॉजी। ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पूछ रहा है सोसाइटी और इकोलॉजी में, तो यहां पे हेडिंग में बताओ कि इफेक्ट्स क्या क्या हैं, उसके बाद स्टार्ट कर दो। इफेक्ट्स ऐसे बताओ कि ये इफेक्ट्स हैं और उसके बाद स्टार्ट कर दो। और अच्छे से अगर स्टार्ट करना है तो एक टेबल बना लो, यहाँ पे सोसाइटी पे इफेक्ट बता दो 1 2 3 ऐसे करके, और यहाँ पे इकोलॉजी पे इफेक्ट बता दो 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे से आर्ग्यूमेंट देके और एग्जाम्पल देके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको वे फॉरवर्ड भी देना पड़ेगा। जो जो प्रॉब्लम आपने बता रखी है उन सब का आपको वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड जैसे कि अगर ग्लोबल वार्मिंग वाले क्वेश्चन को लिया जाए तो उसमें वे फॉरवर्ड आप दे सकते हो, वे फॉरवर्ड कैसे दे सकते हो, लॉ मेकिंग, कोई ऐसा लॉ बनाया जाए, इंटरनेशनल लॉ या ट्रीटी हो, ठीक है, UNFCCC है ही हमारे पास, उसी को प्रॉपर तरीके से रिन्यू करके वापस से अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ठीक, क्योंकि ग्लोबल ट्रेजेडी है तो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा।
क्लाइमेट फाइनेंस को पुश किया जा सकता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनका इंडस्ट्रियल इमिशंस में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिनकी वजह से हुआ है, जिनका हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इमिशन है, वो वहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस में डेवलपिंग कंट्रीज को और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा क्लाइमेट जस्टिस की बात हो सकती है। ठीक है, कि जो क्लाइमेट जस्टिस मॉडल है उसमें क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो पुअर और जो बैकवर्ड नेशंस है उनके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। तो क्लाइमेट जस्टिस मॉडल में हम बात करते हैं कि ऐसे में उनकी हेल्प करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दे डोंट हैव द डिजास्टर रिस्क रिजिलियंस क्रिएटेड बाय द क्लाइमेट चेंज। उनके पास उस डिजास्टर से लड़ने की क्षमता नहीं है। ठीक है, अब इसमें आगे आओ, देखो स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने। द फोर्थ पॉइंट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज द किंग। देखो टेस्ट सीरीज में आपकी कॉपी ऑन एन एवरेज बेसिस 40 to 45 मिनट्स में आपकी एक कॉपी चेक होती है। 20 क्वेश्चंस की कॉपी 40 to 45 मिनट्स में चेक होती है। और यूपीएससी की जो एक कॉपी है नियरली एक आरटीआई के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू एन आरटीआई फाइल्ड आई थिंक मैनी ईयर्स बैक, लेस देन 10 मिनट्स दे आर चेकिंग वन कॉपी। ठीक है, लेस देन 10 मिनट्स दे आर चेकिंग वन कॉपी। इफ एन एग्जामिनर इज चेकिंग if an examiner is checking your copy in less than 10 minutes, you should always start working on your presentation. ठीक है, this is an unspoken truth which as a 3-time interview giving person I know. मैंने 3 बार इंटरव्यू दिए और मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि somewhere I needed to work on my presentation, and presentation is the king in terms of having a competition where people are very close, neck to neck फाइट चल रही है और आपका प्रेजेंटेशन सामने वाले से अच्छा है, भले उसका कंटेंट थोड़ा अच्छा है, यू विल गेट एन एज। तो प्रेजेंटेशन के लिए आई हैव लाइक गिवन सो मेनी फॉर्मेट्स। आप यहाँ पे मिक्सअप कर सकते हो फॉर्मेट्स का। देखो, या तो आप सीधे पॉइंट्स में लिख सकते हो क्लियर, अगर लेजिबिलिटी है आपकी तो आप यहाँ लिख सकते हो पॉइंट में। आप पॉइंट्स को प्रिफरेबली नंबर करके लिखो। आप चाहे, आपके पास अगर टाइम कम है तो आप ऐसे सर्कल बना के भी लिख सकते हो, बट आई वुड से दैट इफ यू आर राइटिंग डाउन द पॉइंट्स, आप नंबर डाल के लिखो, जिससे एग्जामिनर कैन सी दैट हाउ मेनी पॉइंट्स हैव यू रिटन। इसके अलावा जो एक फॉर्मेट है दैट इफ यू हैव लेस कंटेंट लेस है, ठीक है, एंड स्पेस क्वेश्चन ज़्यादा, मतलब पेपर जल्दी लिखना है, या फिर स्पीड लेस है, आपकी स्पीड कम है। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ फॉर्मेट्स आर वेरी हेल्पफुल, जहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस में इन फ्यू क्वेश्चंस ये आप मिक्सअप कर सकते हो। ठीक है, इन फ्यू क्वेश्चंस यहाँ पे आप इस तरह से बना सकते हो, या फिर हब एंड स्पोक मॉडल जिसको बोलते हैं सनफ्लावर मॉडल, आप ये भी बना सकते हो। तो 3 और 4 जहाँ पे आपके पास टाइम कम है, आपकी स्पीड कम है, कुछ क्वेश्चंस में इन सम ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन यूज इट। इसके अलावा एक लाइन बना के पॉइंट आप लिख सकते हो, जिससे एग्जामिनर को एक क्लियर लाइन, अब मतलब एक क्लियर पैटर्न दिखे कि आप अपने पॉइंट्स को कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ पे फिनिश कर रहे हो। ठीक है, एक लाइन बनाने से क्लियर हो जाता है कि वेयर आर यू स्टार्टिंग अ पॉइंट एंड वेयर द पॉइंट इज गेटिंग एंडेड। एंड दिस वन इज द लास्ट वन विच इज फ्लो चार्ट। अगर आपके पास लेट अस से द क्वेश्चन इज डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में पूछा है, केशवानंद भारती केस की है, इसमें पूछा इवोल्यूशन कैसे इवॉल्व हुई है। तो सिंस इट इज ए क्वेश्चन ऑफ क्रोनोलॉजी, जहां पे आपको बताना है कि इसके बाद ये इवेंट हुआ, इसके बाद ये इवेंट हुआ, सो हियर द फ्लो चार्ट इज अ वेरी गुड वे। और आपका अगर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है, देन ऑल्सो फ्लो चार्ट इन सम क्वेश्चंस कैन बी ए लाइफ सेवर, आपका पेपर कंप्लीट करा सकता है। ठीक है, सो प्लीज डू अंडरस्टैंड your content and presentation has to maintain a balance. Checks and balances model यहाँ पे भी लगता है, and you have to maintain it. The last one and the most important one, because here you are getting the marks. ठीक है, here you are getting the marks. The examiner, when he or she is giving you the marks, their eyes are on the conclusion देख रहे हैं वो। ठीक है, तो देखो, कंक्लूजन गिव्स क्लोजर टू द डिस्कशन डन इन द बॉडी पार्ट। जो भी आपने डिस्कशन स्टार्ट किया है बॉडी पार्ट में, उसको एक क्लोजर दे रहे हो आप। मतलब आपने अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात कर ली, इफेक्ट की बात कर ली ग्लोबल वार्मिंग की सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे, उसके बाद वे फॉरवर्ड भी बता दिया, तो कंक्लूजन में एक छोटा सा आप बताना चाहते हो कि
किसी मतलब इस डिस्कशन को क्लोज करना चाहते हो कि ये सब बात तो ठीक है, बट दिस कुड बी डन टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज एट एन एक्सेलरेटेड पेस टू हैपन, या ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमको डी एक्सेलरेट करना है, मिटिगेट करना है, तो वी कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 13, 14, 15, उनकी बात आप कर सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन शुड बी शॉर्ट एंड नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव. In many of the answers, what I have observed that the student starts writing like the points. The student starts writing the points that should be part of body in the conclusion. Conclusion में आप बताना अगर शुरू कर दो कि ये क्या नाम है, स्पॉन्ज सिटीज बना दें, या फिर आप बोलो कि रेजुविनेट करें, कार्बन सिंक्स को रेजुविनेट करें, अगर ये सब चीजें आप बताना शुरू कर दी हो, कंक्लूजन में आप प्रॉपर बता रहे हो, एग्जाम्पल लिख रहे हो कंक्लूजन में, देन इट इज नॉट नो मोर कंक्लूजन, इट इज द पार्ट ऑफ बॉडी. कंक्लूजन में आपको डिस्कशन को क्लोज करना है. आप बता सकते हो कि वी कैन फॉलो द मिशन लाइफ टू हेल्प अवॉइड द इम्पैक्ट ऑफ global warming on an individual level. Our honorable prime minister had talked about mission life, where we are taking the individual responsibility, where we are changing our lifestyle patterns so that it can become eco friendly. ऐसा करके कुछ बता सकते हो, या फिर आप अपने पंचामृत स्ट्रेटेजी बता सकते हो 2070 तक आपकी नेट जीरो कार्बन को अटेन करने की, ठीक है. यूज ऑफ फ्यूचरिस्टिक विजन, मैंने बताया ना 2070 तक 2070 तक नेट जीरो कार्बन अचीव करना हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है. दिस कुड बी वन थिंग. सम रीसेंट गवर्नमेंट मेजर्स, कुछ रीसेंट गवर्नमेंट मेजर्स में बताया मैंने. मिशन लाइफ बताया आपसे, मिशन लाइफ बताया, या फिर किसी कमीशन की रिकमेंडेशन, किसी कमीशन की रिकमेंडेशन. यहां पे आप पेरिस क्लाइमेट डील की बात कर सकते हो, ठीक है. पेरिस क्लाइमेट डील की ही बात कर सकते हो कि इसकी जो रिकमेंडेशन थी उसी को फॉलो कर ले. पेरिस डील जो हमारी 2015 की हुई थी, टू प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग, टू अवॉइड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस से लेस पे हमें रोक देना है, इससे ज़्यादा राइज नहीं होने देना हमारे टेम्परेचर को, ग्लोबल टेम्परेचर को. तो इस तरह की कमिटी के या किसी कमीशन के रिकमेंडेशन या किसी बॉडी के रिकमेंडेशन से भी आप क्लोज कर सकते हो, because it shows that you already know the vision, ठीक है. And when you come into the service, you will try to implement the vision which you have written so many times in the mains answer writing, ठीक है. This is all about how to master the answer writing. If in the comment section you guys want some more videos, you can just comment about the different themes, the different topics, and the different problems that you face while you do the answer writing. Before completing the video, let me tell you about the new plan that we have launched. देखो हमने prelims complete 2027 launch किया है, and this plan is all about when you are doing the answer writing. When you are doing the answer writing, you need something to focus upon prelims. Understand, prelims or mains are not two different examinations. They are part of a chronological stage by stage examination which is called UPSC CSC, ठीक है. उनका पार्ट है और इसीलिए उनकी प्रिपरेशन भी साथ में ही करनी होगी आपको. तो प्रीलिम्स कंप्लीट इज वन प्लान वेयर वी हैव ब्रॉट आवर like each and everything that you require for your prelims preparation. We have the 4 things here. The number 1 is thematic notes, where you have the specific notes so that you can differentiate between the prelims and the mains syllabus. ज़्यादातर स्टार्टिंग स्टूडेंट्स को डाउट क्या होता है कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है. ये थीमेटिक नोट्स उसको सॉल्व करता है. थीमेटिक नोट्स के लेक्चर्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपको जो थीमेटिक नोट्स की चीज़ें वो क्लियर हो सके, रिवाइज हो सके. इसके अलावा टेस्ट हैं. वी हैव नियरली 90 टेस्ट. वी हैव 90 टेस्ट ऑल अराउंड द ईयर, जिसमें हम आपको मेंस की प्रिपरेशन के लिए कुछ टाइम देंगे बीच में, और ये पूरे 90 टेस्ट आपके साल भर चलेंगे, जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो. और रेगुलर मेंटरशिप, यू कैन कॉल अ मेंटर, यू कैन go in the doubt section, you can type your message, or you can just come to our Delhi Karol Bagh office. I also happen to sit here along with Shabazz sir, and we can talk more about this. This is, apart from this, we are an unlimited evaluation platform that
helps you in having a proper preparation, that holistic preparation that you require to get your name in the final list. That is all in this video. I will talk to you more in the next video. Keep me updated about your questions in the comment section. Like and subscribe the channel so that the serious aspirants get regular videos. Till then, it's goodbye from my side. Take care.